आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 9 का जो पहला आपका चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। आज इसके अंतर्गत हम कई टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे हम जानेंगे कि संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएँ क्या हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि वास्तविक संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो परिमेय अपरिमेय आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आज हम सभी को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना और ध्यान देना। देखते हैं, तो हमें यहाँ लिखा हुआ है संख्या पद्धति। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो इसमें एक संख्या जो पद्धति है वो दो शब्दों से मिली है, एक तो संख्या और दूसरा पद्धति। तो संख्या आप जानते ही हैं, ये हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि जो संख्या है वो हमेशा अंकों से मिलकर बनी होती है और संख्या के लिए कम से कम 2 अंकों की विशेष ज़रूरत होती है। और हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि जो अंक होते हैं कुल वो 9 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ये आप भली भांति जानते हैं। तो हम देखते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है संख्याओं को व्यवस्थित लिखने और उनके नामकरण की प्रक्रिया को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। कैसे? अब यहाँ लिखा है संख्याओं को व्यवस्थित लिखना। व्यवस्थित कैसे? जैसे हमने कहा 0, तो 0 के बाद हमेशा 1 ही आता है। ऐसा नहीं कि हम 0 के बाद 5 लिख दें। यदि आप 0 के बाद 5 लिख रहे हैं तो ये संख्या व्यवस्थित रूप से नहीं लिखी है। यदि हमें संख्याओं को व्यवस्थित लिखना है तो 0 के बाद हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद 4, इस प्रकार से नेक्स्ट हम यहाँ पर इन्फिनिटी तक इस प्रकार से इनको चलेंगे। ये जो क्रम होता है ये क्या है, संख्याओं को व्यवस्थित लिखना होता है। इसके अलावा हमने इस डिजिट को, जो हमारा ये डिजिट है, इसको हमने एक नाम दिया। जैसे इसको हमने नाम क्या दिया, 0, तो ये क्या हो गया, उनका नामकरण। जैसे ये कितना है 3, तो इसको नाम दिया हमने 3, तो ये इसका क्या हुआ, एक नामकरण। तो हमने एक डिजिट को, एक अंक को एक नाम भी दिया, तो ये इसका क्या कहलाता है, नामकरण। इसलिए हमें यहाँ पर डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना है कि जो संख्याएं होती हैं उनको एक तो व्यवस्थित लिखना है, अर्थात हमें ये देखना है कि 0 के बाद 1 ही आता है, 1 के बाद 2 आता है, ये व्यवस्थित क्रम हो जाता है उनको लिखने का। इसके बाद हमें नामकरण देखना है, हमें ये पता करना होता है कि ये कितना लिखा हुआ है, इसको हमने एक नाम दिया है इस डिजिट को, इसको हमने 5 दिया है, इसको हमने 4 दिया, इसको 3 दिया, इसी प्रकार अनंत तक जाएंगे तो इसको भी हमने एक नाम दिया है इन्फिनिटिव, अनंत। तो यही कहलाता है इसका नामकरण। तो हमने कह दिया संख्याओं को व्यवस्थित लिखना और उनका जो नामकरण है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, इस टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनको रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या हम कहेंगे परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, कहा जाता है। अब वास्तविक संख्या अर्थात परिमेय और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं आपकी, इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ये तो हो गया हमारा इसकी परिभाषा। ये क्या है, इसकी परिभाषा। अब देखेंगे हम प्रकार। प्रकार, तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी परिमेय, परिमेय संख्याएं, और जो दूसरी होती हैं आपकी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। अब हमें यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि जो वास्तविक संख्या है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, ये भी पढ़ लिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इनकी ओर हमें देखना है क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये हमारी वास्तविक संख्या बनी होती है। तो हम यहाँ पर वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वह उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर p या q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हैं, और जो q का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम अच्छे से डिफाइन करना भी सिखाएंगे, परिमेय और अपरिमेय, तो ध्यान से देखना। अगला है आपका अपरिमेय, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें p बटे q के रूप में आप राइट कर सकते हो वो आपकी कहलाती हैं परिमेय, और जिन्हें हम p बटे q के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1/2 माइनस 5/7, हमने यहाँ पर लिखा अगला आपका पाई, और आगे लिखा हमने √3, √7, √8/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें परिमेय क्या होती है, तो हम देखेंगे 1/2, यहाँ ये आपकी परिमेय संख्या है, -5/7 ये भी आपकी परिमेय संख्या है, जो पाई है ये आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना है कि जब भी अंडर रूट में कोई संख्या आ जाए तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जितनी भी अंडर रूट में आएंगी वो सब आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको अच्छे से बता दिया है परिमेय संख्या क्या है। जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे हम परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार। ठीक है, देखते हैं। तो परिमेय संख्या होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी पूर्णांक और दूसरी होती है आपकी अपूर्णांक, और तीसरा इसमें एक को जोड़ देते हैं शून्य, इसमें जोड़ते हैं, लेकिन इसको अंतर्गत लिया नहीं जाता है, उसे हम पूर्णांक के अंतर्गत ले लेते हैं। तो हमें दो ही देखना है, जो परिमेय संख्या होती है वो दो होती हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। अब हम देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक क्या होते हैं। तो यदि हम पूर्णांक का यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो उसका अर्थ होता है पूर्ण प्लस अंक, अर्थात एक ऐसी परिमेय संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसका डिवाइडेशन ना हो, अर्थात जिसका हर एक हो, अंश कुछ भी हो लेकिन हर हमेशा क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। जैसे हमने लिखा 3, -7, -8, 6, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका जो हर है वो हमेशा क्या है, एक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका पूर्णांक, जिनका जो अंक है वो पूर्ण हो स्वयं में, या जिनका हर क्या हो, एक हो, वो आपका पूर्णांक कहलाता है। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें जो अंक होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसका डिवाइडेशन नहीं होता है। और यहाँ पर अपूर्णांक एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर एक के अलावा कोई अन्य संख्या हो, वो आपका अपूर्णांक कहलाता है। जैसे हमने लिखा -3/7, 5/3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ का जो हर है वो एक के अलावा कुछ और है, इसलिए यहाँ पर ये सब कैसी संख्याएं आपकी अपूर्णांक हैं, अपूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूर्णांक क्या है, अपूर्णांक क्या है, ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो पूर्णांक होता है ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक का डिवाइडेशन कितने होता है, 3। पहला होता है आपका क्या, पूर्णांक में आपका आता है पहले धनात्मक पूर्णांक, दूसरा आता है आपका शून्य, और तीसरा जो आपका आता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये देखना है धनात्मक पूर्णांक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो हम गिनती गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 क्रम से, तो हम कहेंगे जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं, जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इसी धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं।
प्राकृतिक संख्या, अर्थात प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और यही हमारा पूर्णांक भी होता है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, जो हमारी गिनती वाली है, 1 से शुरू होती है, वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। शून्य, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ना तो ये धनात्मक है, ध्यान रखना है आपको कि ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, इन दोनों में से कुछ नहीं है। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक ध्यान रखना, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना। अर्थात माइनस की जितनी सभी संख्या होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक में आएंगी, आपको विशेष रूप से इस चीज को ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर ये सब हमने बता दिया है कि आपके वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसके बाद हमने देखा है कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। फिर हमने पूर्णांक को पढ़ा, अपूर्णांक को पढ़ा, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। अपूर्णांक के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका एक चार्ट बना दें आपके लिए। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं। फिर पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं परिमेय और दूसरी होती हैं आपकी अपरिमेय। अपरिमेय इन दो को हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। इसके बाद फिर परिमेय संख्या का डिवाइडेशन किया तो हमने देखा कि परिमेय जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पूर्णांक होती हैं और दूसरी आपकी अपूर्णांक होती हैं, अपूर्णांक होती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक के लिए 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ने को मिला है। पहला होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य और तीसरा होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद हमने बताया जो धनात्मक पूर्णांक है इसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इतना हमने यहाँ पर आपको पढ़ लिया है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है। इन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो ये जरूर बना लेना आप, कैसा है आपका ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं समझिए। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं और शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं, कट जाती हैं, या जिन्हें 2 से काटने पर, जिन्हें 2 से काटने पर शेषफल शून्य आता है, शून्य आता है, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। कैसे, जैसे हमने 8 को काटा, इसे हमने 2 से काटा, तो 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ये कट गया। इसका शेषफल कितना आया, 0। तो हमने जब 8 को 2 से काटा तो देखा कि शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो आपकी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ली 17, इसको यदि हमने 2 से काटा तो आप देखोगे 2 8 16, एक बचा। अब ये नहीं कट रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 पर 1, जबकि हमने कहा है कि शेषफल 0 आना चाहिए। यदि 0 आता तो 17 एक सम संख्या होती, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि शेषफल कितना आ रहा है, 1, अर्थात जो हमारी 17 है वो एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि शेषफल 0 आएगा तो ही सम होगी, अन्यथा विषम संख्या होगी।
अब यहां पर देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, नहीं कटती हैं, या जिनका शेषफल शून्य नहीं आता है, अर्थात जिनको दो से काटे तो शेषफल शून्य आए या जो पूर्ण रूप से ना कटे, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ली 19, इसे यदि हमने 2 से डिवाइड किया तो हम देखेंगे 2 9 18, शेषफल कितना बच रहा है? 1, अर्थात शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अर्थात जिनको काटने पर शेषफल 0 आ जाए तो सम संख्याएं होंगी, और जिनको काटने पर शेषफल 0 ना आए, अन्य संख्या बचे, तो समझ लेना वो आपकी विषम संख्या है। तो हमने यहाँ पर सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भाज्य संख्याएं। देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं और दूसरी होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। इन दोनों को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम कहेंगे ऐसी संख्याएं जो स्वयं से एक से और अन्य किसी संख्या से कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे हमने एक संख्या ली आपकी 8, यदि हम इसको देखें तो जो 8 है ये 1 से भी कट रही है, 8 को यदि देखा तो ये 2 से भी कट रही है, यदि 8 को देखा तो ये 4 से भी कट रही है, और यदि हम आगे देखें तो 8 8 से भी कट रही है। तो 8 स्वयं से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, और अन्य संख्याओं से भी कट रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है ये एक भाज्य संख्या होगी। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखेंगे जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो शुरू होती हैं आपकी 4 से। 4, इसके बाद आपकी आती है 6, 8, 9, इसके बाद आती है आपकी 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। अब यहां पर हमें देखने वाली जो बात है वो ये ध्यान देना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अब 4 सम भी है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 आपकी हो जाएगी। क्योंकि 4 एक तो भाज्य संख्या तो है ही, साथ में 4 एक सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 होगी और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 होगी। अब यदि हम आगे देखें तो 6 भी सम है, 8 भी सम है, लेकिन जो 9 है एक विषम संख्या है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 9। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका अभाज्य संख्याएं। उसे भी हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी। चलो तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो
स्वयं से और केवल एक से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे हम यदि 2 को देखें तो 2 1 से भी कटेगी और 2 से, इसके अलावा 2 किसी से नहीं कटेगी। इसी प्रकार यदि हम आगे देखें 3 को तो 3 भी केवल 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। आगे देखें यदि हम 5 तो 5 भी 1 से कट रही है और 5 से। यदि हम 7 देखें तो 7 1 से कट रही है और 7 से। आगे यदि हम देखें 11 तो 11 भी 1 से कट रही है और 11 से कटेगी। अब यदि आपने कहा कि 9 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, तो हम देखते हैं 9 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। इसलिए जो 1 से और स्वयं से कटे केवल वही आपकी अभाज्य संख्या होगी। यदि 1 और स्वयं के अलावा वो किसी अन्य से कट रही है तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 19 ... इन्फिनिटी, ये सब आपकी कैसी होती है अभाज्य संख्या। तो हम कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि 2 कैसी है समरी है, तो हम कहेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है हमारी 2 ही है। लेकिन यदि हम 3 को देखें तो ये विषम है और जबकि हमारी कैसी है अभाज्य भी है। तो हम कहेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3। तो ये आपके बहुविकल्प में बनते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9। ऐसे आपके बहुविकल्प में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जबकि आपके पास राइट है तो आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी होगी आपकी 3 होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि किसी को राइट करना है तो राइट कर लो। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं 3 संख्याएं पढ़ना है हमें। एक तो पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पढ़ना है हमें पूर्ण संख्याएं, और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है आपका सह अभाज्य संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखना, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। और जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये शुरू कहां से होती है 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ... इन्फिनिटी। इसके साथ आप एक नोट में भी लिख सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 1। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है नोट नंबर 2 में कि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं,
ये आपको विशेष रूप से 2 नोट इसमें ध्यान रखना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है। यदि आप कहें यहाँ पर एक नोट और लिख सकते हैं, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2। ध्यान रखना है, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2, और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1। एक विषम संख्या है, ध्यान रखना है, इसके बारे में भी नोट में देखेंगे हम, तो यह आपको ध्यान देना है। अब आपकी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं में हम लिखेंगे, ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर देने पर, 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमें पता है, उदाहरण के रूप में देखेंगे कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। यदि इसी में हमने 0 को शामिल कर दिया तो फिर ये हमारी कैसी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या है। और ध्यान रखना, जो पूर्ण संख्या है W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो आपको ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी 0 होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 0, जैसी आपकी प्राकृतिक में हो। सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 2 होगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये आया है एक टॉपिक, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखो लगा है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याओं में जरूरी नहीं हो कि वो अभाज्य संख्याएं हो, भाज्य संख्याएं भी हो सकती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है आपकी ऐसी संख्याएं, या कोष्टक में लिख देते हैं, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य, ये आपको ध्यान देना है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल 1 से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, वो आपका सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, जैसे हमने यहां पर लिया 3 और 5। यदि आप 3 और 5 को देखो तो 3 भी केवल 1 से कटेगी और 5 भी केवल 1 से कटेंगी। ये दोनों एक साथ किससे कट रही हैं, केवल 1 से कट रही हैं। इसके अलावा ये किसी से नहीं कट रही हैं। जैसे हमने एक जोड़ा ये लिया उदाहरण के रूप में, और आदि हम आगे देखें, हमने लिया 7 10, तो 7 तो हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 10 है ये भाज्य संख्या है। लेकिन आप देखेंगे 7 और 10 को एक साथ कौन संख्या काट रही है, केवल एक 7 को भी काट रही है और एक 10 को। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो 7 और 10 को एक साथ काट दी। अलग अलग तो 2 भी 10 को काट रही है, लेकिन 2 क्या 7 को काट रही है, नहीं काट रही है, वो भी पूर्ण रूप से। तो हमें यही देखना है कि जब 2 संख्याओं का यदि हमने जोड़ा लिया और उसको केवल एक के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं काट रही हो, वो भी पूर्ण रूप से, तो समझ लेना फिर वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 3 5 7 10, इसके अलावा हम ले सकते हैं 2 3 ले सकते हैं, इसके अलावा हम 4 और 7 ले सकते हैं। आगे अभी हम चलेंगे तो हम ले सकते हैं 5 और 9। ऐसे हमारे जो जोड़ होंगे वो हमारी सह अभाज्य संख्याओं के होंगे। यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात है वो आपको ध्यान देनी है कि जो 1 है, 1 केवल विषम संख्या है, विषम संख्या है, और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। केवल 1 जो है वो हमारी विषम संख्या होगी, ना तो वो सम होगी, ना आपकी भाज्य होगी, ना ही अभाज्य होगी। इस प्रकार हमने आज यहाँ पर इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। हमने आज की टॉपिक्स में क्या क्या पढ़े हैं एक बार ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति के बाद हमने फिर वास्तविक संख्याएं पढ़ी, फिर वास्तविक संख्याओं के प्रकार पढ़े जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी।
फिर हमने बताया परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है। फिर हमने आपको परिमेय संख्याओं के प्रकार बताए कि परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। फिर हमने आपको पूर्णांक के भी प्रकार बताया कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, आपका धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा फिर हमने आपको सम संख्याएं पढ़ाई, विषम संख्याएं पढ़ाई, भाज्य संख्याएं पढ़ाई, आपको अभाज्य संख्याएं पढ़ाई और सह अभाज्य संख्याएं भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं भी हमने आपको पढ़ाई हैं। आज के टॉपिक में हमने आपका जो 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका बेस पढ़ लिया है। कल से हम इसके सवालों की ओर चलेंगे और इसके महत्वपूर्ण सवालों को हम लगाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और एंजॉय भी किया होगा। कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके पास पहुंचाया जाए। धन्यवाद।